सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। बच्चों, आज हम उस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जो कंप्यूटर बच्चे हैं पीसीबी स्ट्रीम के, या बोला जाए कि जो नर्सिंग स्टाफ बनने के लिए जो उम्मीदें लेकर बैठे हैं कि क्या कब वो एग्जाम आएगा, कब वो फॉर्म आएगा। तो अब वो इंतजार हुआ खत्म, अब वो फॉर्म आ चुका है। जैसे अगर हम बात करें तो ये एग्जाम एबीवीएमयू, जिसको हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के थ्रू इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। और यहाँ पर बात की जाए तो इस एग्जाम का जो जो ब्रोकर है इसमें जो दे रखा है, वो मेजरली आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जीएनएम कोर्स है। क्या है बाबू? जीएनएम कोर्स है। ठीक है, तो जीएनएम कोर्स जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट होगा 3 ईयर। इसका ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है जो कंप्लीट होने का, जिसमें आपको पूर्णतः डिग्रियां मिलती है। और उस डिग्री के बाद आप एक नर्सिंग स्टाफ के तौर पर कहीं भी कार्यरत होकर अपना सर्विस दे सकते हैं। तो ये पूरा टाइम पीरियड होता है 3 साल का। ठीक है, तो इसमें अब रही बात कि इसका फॉर्म कब आया। तो फॉर्म आने का जो तिथि है, वो तिथि आपको दिख रही है स्क्रीन पर, कि जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आया है 22 जून को। कब आया है? 22 जून को। अब इसकी लास्ट तिथि कब है, कब तक आप ये फॉर्म डाल सकते हैं? तो 12 जुलाई तक आप इस फॉर्म का जो है कि आवेदन करने का अंतिम तिथि रहेगा। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद आप एक मेडिकल स्टाफ के लिए कार्यरत हो जाएंगे और आपके पास पूर्णतः डिग्रियां होंगी, और उस डिग्री के बलबूते पे आप मेडिकल स्टाफ के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, अब बात करें कि अगर अगर आपको फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाए, तो उस त्रुटि का जो करेक्शन डेट या करेक्शन विंडो कब खुलेगा, तो 6 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 2024 का ये करेक्शन विंडो खुलेगा, और उसी दिन ही ये क्लोज हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें कि आराम से भर सकते हैं, उस दिन इसको देख सकते हैं। ठीक है, शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें, अच्छा, ये 6 जुलाई से 12 जुलाई तक खुला रहेगा। नोट द पॉइंट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 6 जुलाई से 12 जुलाई तक करेक्शन विंडो खुलेगा। शाम 8 बजे तक आप जो भी फॉर्म भरने में कोई भी त्रुटि, और वो त्रुटि जो है निश्चित की गई है कि कुछ कुछ जगह त्रुटियां अगर हो रही है तो बस उन्हीं का करेक्शन होगा, सभी चीजों का नहीं। ऐसा नहीं है कि नाम में करेक्शन हो जाए, ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा, एडमिट कार्ड जो है आपका, इस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आएगा 23 जुलाई को। और 23 जुलाई को जो दिन पड़ रहा है वो है मंगलवार। तो मंगलवार जो है कि शुभ दिन है, और उस दिन आप इंतजार करिएगा एडमिट कार्ड का। और जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा, अब आपका जो है एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होगा। और एंट्रेंस एग्जाम की तिथि है 28 जुलाई, 28 जुलाई को आप ये एग्जाम जो है कि देने जाएंगे। परंतु कहाँ देने जाएंगे, वो आपकी एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। अभी उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ आप देने जाएंगे। अगर आपने मान लो कि सेंटर कोई और चुना हो, हम बोल दे तो आप कहोगे सर आपने बोला था यहीं पर। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें प्रॉपरली आप अपना लोकेशन चूज करोगे कि कहाँ आप कौन से सेंटर पे जाके एग्जाम देना चाहते हो। और वो कुल सेंटर जो बनाए गए हैं, 20 सेंटर बनाए गए हैं जहां आप एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, जो रिजल्ट डेट है वो जो डिक्लेयर होगा, वो आपको वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो वेबसाइट पर जाके, इनकी वेबसाइट पर जाके आप उस समय तक चेक करेंगे। जब आप एग्जाम दे लेंगे तो अपना जो है कि आप 28 जुलाई के बाद आराम से जो है कि ये इस एग्जाम का जो है रिजल्ट आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। हालांकि जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो हम खुद यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे कि एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, और जाके आप श्योर करिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है कि नहीं। ठीक है, जो इनकी वेबसाइट है वो वेबसाइट है www.abmufUP.edu.in। ठीक है, बाकी इनका जो जीमेल है, जीमेल भी आप देख लीजिए। अगर इन पे कोई और आपको इनसे कुछ सहायता चाहिए तो ये अपना पूरा पूरा नंबर जो है मेंशन कर रखे हैं। इस नंबर पे आप 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी भी टाइम कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन जो लग रहा है कि आपको इनसे चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आप इनसे ले सकते हैं। किससे? एबीवीएमयू के जो एग्जाम जो कंडक्ट करा रहे हैं आपके, ये यूपी जो है, यूपी गेट का जो एग्जाम जो हो रहा है उसके थ्रू आपको कोई भी जानकारी चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। अगर इसके अधिक जानकारी जो कि आपको हमसे चाहिए, तो आप हमारे जो है जीमेल पे आप जो है कि कनेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअल लर्निंग
official@gmail.com, या फिर व्हाट्सएप पेज ज्वाइन कर सकते हैं, या अदर वे में आप इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें जुड़कर हमसे कोई भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर के, इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी जो कंफ्यूजन है वो आप डालते हो तो उसका सोल्यूशन आपको वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? जनरल इंफॉर्मेशन बोला गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी, देखो यहाँ पर लिखा गया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश के सभी निजी संस्थानों में जीएनएम पाठ्यक्रम 3 वर्ष के लिए पूर्ण होगा, और इसी परीक्षा के थ्रू इनमें आयोजित करके एडमिशन ली जाएंगी। खासकर ये बात ध्यान रखिएगा कि विदाउट जीएनएम का जो फॉर्म डाले बिना आप किसी भी प्राइवेट संस्थान में जीएनएम का कोर्स नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जीएनएम का फॉर्म डालना पड़ेगा अगर आप जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके लिए एंट्रेंस जो है यूपी गेट 2024 को देना पड़ेगा। ये मुख्य है कि आपको किसी भी प्राइवेट संस्थान में अगर जीएनएम के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस फॉर्म को भाई साहब डालना पड़ेगा, अदरवाइज कोई आपके पास वे नहीं है। और हाँ, उन ब्रोकर से बचिएगा जो आपको कहें कि चलो तुम्हारा जीएनएम में एडमिशन करा दे, तुम्हारा बी फार्मा में एडमिशन करा दे, बिना किसी एंट्रेंस के, बिना किसी फॉर्म डाले, बिना किसी काउंसलिंग प्रोसीजर के, तो समझ लीजिए आपके साथ धोखा हो रहा है। आपको गलत तरीके से फंसाया जाएगा किसी घटिया से स्कूल में जिसका जो कॉलेज का नाम भी नहीं होगा, कहीं से सर्टिफाइड भी नहीं होगा, और आपसे लाखों रुपए लूट लिए जाएंगे। तो वहां पर आपको उन ब्रोकर से भी बचना है। ठीक है, हालांकि ये ज्यादातर गांव के विलेज के जो बच्चे हैं उनके साथ ये केसेस देखने को मिलता है कि उनको कोई एक जो है कि जो बुद्धिजीवी प्राणी जो है उनको मूर्ख बना के लेके जाता है और वहां पर आपके पैसे वो डुबवा देता है। फिर आपको पता चलता है कि वो ये तो गड़बड़ हो गया, हमको एग्जाम देके एग्जाम के थ्रू काउंसलिंग करा के आना चाहिए था। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं किसी की बातों में फंसना नहीं है। हर एक चीजों का क्लियर कट आपको इस समय जो है कि फॉर्म के थ्रू मिल रहा है, जहां पर आप फॉर्म के भरने के बाद ही एग्जाम देकर या एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग करा के आप कॉलेज ज्वाइन करें। ठीक है, ये नोट से करिएगा एकदम चीजों को। अब रही बात की ये यूपी गेट एग्जाम की 2024 का जो है कि केंद्र कौन कौन सा रहेगा, परीक्षा केंद्र कौन कौन सा रहेगा। तो परीक्षा केंद्र में सबसे पहले आगरा, ठीक है, उसके बाद अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर। ये इतने 20 सिटीज हैं जहां पर आप मतलब कि 20 जो है केंद्र है, 20 केंद्र में आप जाके अपना जो है कि एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपको इनमें से कोई 3 केंद्र चुनना होगा, जिनमें से ये आपको सेंटर वहां से लोकेट करेंगे और आपका वही एग्जामिनेशन सेंटर होगा। नोट द पॉइंट कि हमने बोला था कि एडमिट कार्ड पर हम अभी नहीं कह सकते कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा आपका, क्योंकि इसका चुनने का हक आपको है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां जाकर आप एग्जाम देना चाहते हैं, कहां आपको सरलता हो रही है एग्जाम देने की, इसकी जिम्मेदारी आपके पास है। ठीक है, अब रही बात की आवेदन फॉर्म जो होगा वो भरा जाएगा ऑनलाइन मोड में, इसका ऑनलाइन माध्यम द्वारा भरा जाएगा। किसी डाक द्वारा इसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी डाक द्वारा इसको इसके लोकेशन पे भेज दो या जीमेल कर दो, ये आपको यहाँ पर ये चीजें नहीं होंगी। ये पूरा ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा और इसके जो फॉर्म आए हैं वहीं से ही भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर, ये आप साइट पर जाएंगे और फॉर्म यहाँ से भरेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि इसका जो शैक्षिक स्थिति है, जो हम बोले कि शैक्षणिक सत्र जो है 2024-25 होगा, और 2024-25 से लेकर ये 3 साल आप जोड़ लीजिए, 2024-25-26 और 27 के अंत तक, मतलब इसमें आप फाइनल कर लेंगे, 3 साल आपका पूरा पूरा ये ईयर लगना है। ठीक है, अब देखो ये यूपी जो जिट है, जिट जीईटी, ठीक ना, जिट बोलते हैं, हम गिट बोल रहे हैं, यूपी जिट जो 2024 परीक्षा के लिए अपनी पात्रता की जांच करना अभ्यर्थी के लिए जिम्मेदारी है। मतलब कि आप क्या उसके लिए तैयार है कि नहीं, मतलब कि क्या आपका जो 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 चीजें चाहिए उसके लिए आप अवेलेबल है कि नहीं। सबसे पहले बात की आपको जो चीजें जाननी है वो मुख्य बात ये है कि इसका फी पहले जान लो। तो फी क्या है आपका, जो ओबीसी है या अनरिजर्व अदर जो है बैकवर्ड जो है क्लासेस जो है, जिसमें जिसका शुल्क लग रहा है 3000। बाकी जो है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, इनका जो है कि जो फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो 2000 है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा।
फिर बोला है कि एग्जामिनेशन फीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन विद एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको कोरियर कर दें या फिर आप इसको डाक द्वारा भेजें, ये ऑनलाइन सबमिट होगा, ये पूरा इसमें विवरण दिया गया है। अब देखो खास बात ये कि इतना बात है क्यों इसने दिया है, 24 पेज का ये ब्लॉकर बना के रखा है, क्योंकि यूपी का है और यूपी के लिए जो अदर जो क्षेत्र के जो बैकवर्ड क्षेत्र के बच्चे हैं, जो हर एक बातों को समझ सके और इस एग्जाम को भर सके, ये इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इतना बड़ा वर्कर बन के आया है और एक एक चीजों को समझना है। देखो आपकी जो एज है वो मिनिमम कितनी हो जाएगी, 17 साल, 31 दिसंबर 2024 में, ठीक ना। बिफोर 31 दिसंबर 2024 के आप 17 साल के हो गए हो, ये श्योर कर लीजिएगा कि आपकी उम्र 17 साल हो गई है कि नहीं। देखो हिंदी में भी लिखा गया है कि प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2024 को या उसके पूर्व न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। 31 दिसंबर तक आप जोड़ लीजिएगा, 31 दिसंबर से पहले की उम्र जो है आपकी 17 साल हो जानी चाहिए, ठीक है ना। 17 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता बाबू 10+2 इंग्लिश हो, मतलब इंग्लिश कंपलसरी है, एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 40% ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब कि 10+2 में अगर आपको 40% मिला है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए आप कैपेबल है, आप इस फॉर्म को डालिए और भरिए, अच्छा से एग्जाम दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा क्या जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जो भी है इंग्लिश है, तो ये चीजें आपको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है कि अंग्रेजी के साथ 10+ मतलब 10+2 उत्तीर्ण हुए हो तथा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता परीक्षा एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टेट ओपन स्कूल तथा केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय विद्यालय के छात्र भी इस परीक्षा में आ रहे हैं, मतलब कि आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि विज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक ना। अंग्रेजी में प्राप्त अंक को छोड़कर प्रतिशत की गणना के लिए 3 कोर विषय के लिए इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित होगा अभ्यर्थी का अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंक हो, मतलब जो अभ्यर्थी जो है इंग्लिश में भी पास हो और इनका जो अदर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो उसमें भी अच्छे तरीके से नंबर ये लाए, ठीक है। बाकी ये सब 10+2 के लिए है, सीबीएसई बोर्ड भी इसके लिए डाल सकता है। अच्छा, स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस में 40% उत्तीर्ण, और हेल्थ केयर से अगर आप पास आउट हो 12th तो हेल्थ केयर से भी आप 40% उत्तीर्ण होने चाहिए। अच्छा, रजिस्टर्ड जो है उत्तीर्ण अंकों के साथ पंजीकृत एएनएम भी है, मतलब एएनएम जो करके आए हैं वो भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर 5% जो है इनको बेनिफिट मिलेगा, वो किसको किसको, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को। जो अदर जो है जनरल और ओबीसी है उनसे जो है इनको रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, ठीक है। अब यहाँ पर जो विकलांगता का भी है उसमें भी आपको कुछ अंक आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है आरक्षण नीति, ये आराम से आरक्षण नीति को भी फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। पीडब्ल्यूडी और ये सब जो चीजें हैं इन सबको आरक्षण नीति की तरह रखा जाएगा। अच्छा, अब बात किया जीएनएम कोर्स, जीएनएम कोर्स में लिखा गया नोट, प्रवेश लेने के लिए पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी को का लोअर एक्सट्रीमिटी की 40 से 25% तक लोकोमोटर विकलांगता के सत्यापन के लिए राज्य सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों द्वारा गठित एवं मेडिकल परीक्षा बोर्ड व नर्सिंग विशेषज्ञों के साथ साथ जांच करनी होगी। मतलब जो भी चीजें हैं आपको पूरा जांच के साथ ही आना होगा, ठीक है। अब ये देखिए, रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी एज पर गवर्नमेंट यूपी नॉर्म्स डायरेक्टिव्स। तो इसके लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के मानदंडों निर्देशन के अनुसार होगा, ठीक ना। जो भी उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पर चीजें होंगी उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन दिया गया है टू कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है। ऑनलाइन का ये जो फॉर्म है इसका आवेदन करने का क्या तरीका रहेगा, तो लिखा गया कैंडिडेट जो लिखा है अभ्यर्थी फॉर्म भरने के पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश को ध्यान से पढ़े। तो एक एक चीज यहाँ से ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा और मोड जो होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जमा होगा, ठीक। कोई भी आवेदन पत्र, देखो हम पहले भी बोले थे कि डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। आवेदन जो अभ्यर्थी है अभ्यर्थी को आवेदन पत्र सही जानकारी देनी होगी, मतलब आवेदन पत्र पे सही हर एक चीज का सही जानकारी देना होगा। कोई भी गलत पाई गई तो अभ्यर्थी का पात्रता जो प्रवेश रद्द की जाएगी, मतलब एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं
चाहे कास्ट से है, चाहे कोई भी चीज है, नाम या किसी भी चीज से अगर मैच नहीं कर रहा है, जैसे आधार कार्ड अगर मांग रहे हैं तो अगर ये मैच नहीं कर रहा है इससे, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर सबमिट हो भी गया तो। ठीक है, ये पूरा क्लियरली आपको बोल दिया है। फिर बोला गया उत्तर प्रदेश के सरकारी व निजी संस्थानों में जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश केवल यूपी जीईटी 2024 के माध्यम से होगा। मतलब कि किसी भी प्राइवेट, हम स्टार्टिंग नहीं बोला है, प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज के लिए ये एग्जाम जीएनएम आपको कोर्स करना है तो आपको ये फॉर्म भर के जाना पड़ेगा, और इसी के द्वारा काउंसलिंग करके आपको मिलेगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने अभ्यास या किसी अन्य कारण से परीक्षा में उपस्थिति होने का उद्देश्य से गलत जानकारी प्रदान की है, तो आवेदक जो है वो भविष्य में परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपको पता है कि अदर वे कुछ है और इसके द्वारा अलग आप मन से जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम से ऐसे ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखे जाए। फिर कह रहा है कि अभ्यर्थी पंजीकरण व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से करें, क्योंकि परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। सुरक्षा सुरक्षा कारणों से पंजीकरण जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। मतलब अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो आप उसको अपने पास रखिए, और अपना उसमें जो है कि मोबाइल नंबर और जो जीमेल आईडी अगर आप सही डाले हैं तो सही डालना ही पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो फिर आपका लोचा आप समझिए। तो आपके पास जो भी उनका जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको वो मेल कर देंगे। ठीक है, वो सारी बातें इसमें रखी गई हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पर देखो, कह रहा है कि पंजीकृत जो है ईमेल, मोबाइल और पंजीकरण आईडी का उपयोग सही तरह के संचार में किया जाएगा। इसकी आवश्यकता एडमिट कार्ड, परीक्षा परिणाम और काउंसलिंग विवरण, आवंटन पत्र, प्रवेश आदि प्राप्त करने के में भी होगी। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो जो मोबाइल नंबर लिया गया है, ये मिथ होता है बच्चों का कि मोबाइल नंबर मेरा मिसयूज ना हो जाए, मेरा जीमेल गड़बड़ा ना जाए। तो ये एग्जाम जो है ये पूरा एवीएम में जो पैटर्न है, जो हर एक चीज की बातें कर रही है यहाँ पे, तो कह रहा है कि आपका जो है जो जो भी है यहाँ पर आईडी वो सही तरीके से उपयोग होगा। और सही तरीके से उपयोग का मतलब एडमिट कार्ड, काउंसलिंग और जो है परिणाम, जो रिजल्ट आ रहा है, और भी जो चीजें हैं, जो आवंटन पत्र है, इन सब चीजों में आपका उपयोग किया जाएगा। हालांकि यहीं पर आपको मेल या मैसेज करके बताएंगे कि आपका हो चुका है, आप आइए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन देना होगा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी अपनी पंजीकरण आईडी तथा लॉगिन पासवर्ड नोट कर उन्हें सुनिश्चित रखें। मतलब कि सुरक्षित रखें, मतलब कि आप जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रखे रहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर रखे रहने से फायदा ये है कि आप जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और लॉगिन पासवर्ड है, इसी लॉगिन पासवर्ड से और रजिस्टर आईडी से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड नहीं नहीं याद रखे और सुरक्षित नहीं रखे, तो आप एडमिट कार्ड निकालने में आपको दिक्कत आएगी। हाँ, निकल तो जाता है मोबाइल नंबर और क्या है जीमेल उमेल कुछ ऐसे करके निकाल तो देंगे, लेकिन आपको आराम से कोई झंझट वंझट में ना फंसना पड़े, इसलिए इन्होंने बोल दिया है कि रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो इतनी सारी बातें इसमें हमने देख लिया। फिर कह रहा है कि अधूरे आवेदन पत्र, ठीक ना, बिना किसी पूर्व सूचना से निरस्त कर दी जाएगी। अगर मान लो कि आपने आवेदन पत्र भरा और पूरा नहीं है उसमें, तो अगर सूचना पूरा नहीं हुआ तो ऐसे ही निरस्त कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात वापस नहीं की जाएगी। अब ये मत सोचिएगा कि परीक्षा शुल्क जमा हो गया और आप रिटर्न करके आप एग्जाम न दें, तो ऐसा नहीं होगा। देखो कितना क्लियर बात बोला है, हर एक बातों पे ध्यान रखी गई है और हर एक बातों को बोला गया है। क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी बोर्ड में मतलब यूपी बोर्ड के बच्चे इस एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं, और यूपी बोर्ड के हर एक बच्चे को इतना क्लियर कट जानकारी नहीं होता है, और देने के लिए स्कूल भी जिम्मेदार नहीं होता है। वो सोचता है कि बस पास कर गए निकल गए, और हम ही लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में इनका जो अपना पूरा विवरण 24 पेज का बना के दिया है कि ले जो आप पढ़ो उसका पढ़ के फॉर्म डाल देना। तो बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, तो जिम्मेदारी मेरी है कि हम आपको बता दें हर एक चीजें। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। फिर कह रहा है कि एक बार जमा किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकेंगे। अभ्यर्थी को ध्यान देना चाहिए कि बैंक खाते से शुल्क की कटौती मात्र शुल्क भुगतान का परिमाण नहीं है, इसकी पुष्टि सिस्टम जनरेटेड भुगतान रसीद के माध्यम से होनी चाहिए। मतलब कि पूरा पूरा आपके पास विवरण होना चाहिए कि आपने पेमेंट किए हैं। ठीक ना, फिर कह रहा है कि आपका आवेदन पत्र जो है अंतिम रूप से जमा होने के बाद स्क्रीन पर आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो गया है ऐसा संदेश दिखाई देगा। मतलब कि सक्सेसफुल आपका जो एग्जाम जो भी आप भरते हैं और वो सक्सेस होता है, दिखता है सक्सेसफुली डन। ठीक ना, सक्सेसफुली डन अगर आपको लिख देगा तो समझ लीजिए कि आपका आवेदन पत्र भर दिया गया, अच्छे से पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। अब कह रहा है कि क्या क्या स्टेप होगी, कैसे फॉलो फॉलो करेंगे, कैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए क्या पहले स्टेप, क्या चरण इनके द्वारा खोली जाएंगी, क्या क्या ये चीजें आपको देंगे। तो सबसे पहले आप इस लिंक को ओपन करेंगे, और इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको पूरा
जो है कि फॉर्म दिख जाएगा। फिर कह रहा है कि कैंडिडेट विल फर्स्ट बाय क्लिकिंग द रजिस्टर बटन, मतलब कि वहां पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बटन आप क्लिक करिएगा। फिर रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे तो आपको अपना नाम उसमें डालना होगा, पहले ही अपना नाम डालना होगा, फिर मिडिल नेम, सर नेम। अब ये चीजें डालने के बाद आपको फादर्स नेम डालनी है, फिर उसके बाद मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जेंडर आपको पता ही होगा अपना, है ना, ठीक है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। मतलब अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर का मतलब ये है कि अगर आप कोई और मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं और वो उसमें डाटा या जो है कि आपका जो है कि रिचार्ज खत्म हो जाए तो बंद दिखाएगा, तो कोई और नंबर भी आप डाल सकते हैं ताकि ताकि ये आपसे संपर्क में जुड़े रहे। कैटेगरी, कैटेगरी मतलब कि आप किस जाति में आते हो, श्रेणी मतलब श्रेणी क्या है, इन सब चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए पूरा सही डिटेल भरेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो है अभ्यर्थी को पंजीकरण की भरी हुई जानकारी का पूर्व लोकन करना चाहिए और पंजीकरण सूचना के अंतिम प्रस्तुतिकरण से पहले उसकी पुष्टि करनी चाहिए। मतलब कि अगर आप ये फॉर्म भर दिए, पूरा भर दिए, तो आपको कुछ समय लेना चाहिए, पूरा एकदम चेक करना चाहिए, रिचेक करके उसके बाद उसको जाके कंफर्म करना चाहिए, डन करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी बात ये आपको समझा रहा है। फिर कह रहा है कि आपको ओटीपी दी जाएगी और ओटीपी आपको अपना खुद ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि जानकारी की पुष्टि करने के बाद अभ्यर्थी को उनके पंजीकरण ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर 2 अलग-अलग सत्यापन ओटीपी प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सही मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी सबमिट किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा सफल पंजीकरण के लिए यह अनिवार्य चरण है। मतलब कि अगर आपको ओटीपी मिल जाए और ओटीपी डन करने के बाद आप वहां पे क्लियरफाई हो जाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब उसके बाद की प्रक्रिया आपको देखनी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पंजीकरण के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी और विशेष पंजीकरण आईडी संख्या व और वन टाइम लॉगिन पासवर्ड भी प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा आपको और वन टाइम जो है लॉगिन पासवर्ड भी मिल जाएगा। अब उसके द्वारा आप चरण 2 में जाएंगे। मतलब कह रहा है कि इस चरण के अभ्यर्थी द्वारा दिया गया व्यक्तिगत विवरण चरण 1 आवेदन फॉर्म में स्वतः भर जाएगा, ठीक ना। जो भी इसमें दिया गया विवरण है सब आगे वैसे ही फॉरवर्ड हो जाएगा, वैसे ही भर जाएगा। तो कह रहा है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का विवरण जैसे नाम, जन्म, लिंग, माता पिता तथा नाम 10वीं कक्षा में प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। मतलब कि जो 10वीं कक्षा आपको कहा भी जाता है, जो 10वीं का जो रिजल्ट है तो आपके नाम, पिता के नाम और आपके जो है कास्ट, जो भी इन सब चीजों का विवरण देता है, उन सब चीजों का विवरण आप उसी के अकॉर्डिंग भरेंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि पंजीकरण आईडी नंबर एक अभ्यर्थी के लिए उसकी विशिष्ट पहचान है, इससे सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए तथा दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको अपने पास रखनी है और उसमें किसी के साथ शेयर नहीं करना। शेयर का क्या मतलब कि आप किसी दुकान से भरवा रहे उसके पास रहेगा, आप उसको नोट करिएगा, ठीक है, नोट करके रख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक जो है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपना पंजीकरण आईडी नंबर भूल जाता है तो उसको हमने कहा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी पर क्लिक करके अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं जो है कि एसएमएस या ईमेल माध्यम के द्वारा अपना वो प्राप्त कर सकता है। मतलब कि इसके इनके पास एक जरिया और है कि ये आपको भूल रहे हैं या गड़बड़ हो रहा है तो आपका मोबाइल नंबर जो लॉगिन है उसके थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो 9 पेज में इतनी बातें बोली गई, 24 पेज है इनकी। फिर लॉगिन फॉर्म भरना, जब जो लॉगिन एवं फॉर्म भरना है, कैसे लॉगिन करेंगे, फॉर्म भरेंगे। कह रहा है कि अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के पश्चात अभ्यर्थी को एप्लीकेशन पोर्टल पर आवेदन भरने के लिए लॉगिन की जो इनका जो एप्लीकेशन पोर्टल है, जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहां पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर एप्लीकेशन पोर्टल पर जाके ये फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। अभी हम एक बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पे भेज देंगे कि कैसे भरा जाता है, कैसे भरा जाएगा। ठीक है ना कि प्राथमिक प्राथमिक लॉगिन के लिए अभ्यर्थी को ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर प्राप्त, अपना विशिष्ट पंजीकरण आईडी संख्या, वन टाइम पासवर्ड जो वहां पे आपको पहले चरण में मतलब पहले जो रजिस्टर किए हैं आप, तो वहां से जो मिला है उसका यहाँ पर जरूरत होगा और सबमिट करना होगा, लाके यहाँ पे सब डालना होगा, तब आपका जाके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से अब रियल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से खुल जाएगा। फिर कह रहा है कि अभ्यर्थी को प्रथम लॉगिन के बाद डिफॉल्ट पासवर्ड को परिवर्तित करना अनिवार्य है, ठीक है ना। जो आपको लॉगिन हो गया उसके बाद आप पासवर्ड को बदल भी सकते हैं या रखे रहें। बिना डिफॉल्ट पासवर्ड को परिवर्तित किए अभ्यर्थी आवेदन भरने और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको डिफॉल्ट पासवर्ड भी आप वहां पे भरना होगा, तो आप उसको कर सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपना पासवर्ड भूल गया हो तो पासवर्ड को रीसेट कर सकता है, फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके अपना जो है पंजीकृत मोबाइल या ईमेल आईडी के द्वारा उसको अपना फिर से सेट कर सकता है। अब आपको क्या करना है, अभ्यर्थी को हर चरण में सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। आप अपने पास सेव भी करिए और नेक्स्ट भी करिए, ठीक है। विवरण को आवेदन के प्रत्येक चरण में सुरक्षित करना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थी अंतिम प्रस्तुतिकरण के से पहले किसी भी समय इस विवरण की समीक्षा मतलब कि उसको संपादन कर सके, मतलब उसको देख सके।
आप सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जब आपको पेमेंट करने की बात आएगी तो आप उससे पहले आप पूरा एक चीज देख लीजिएगा कि सब आपका क्लियर कट मतलब सही तरीके से भरा है कि नहीं। फिर क्या है कि द एप्लीकेशन, यहाँ पे कह रहा है आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक फिल फॉर्म बटन पर जो है कि क्लिक करेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वहां पे आएगा फिल फॉर्म, तो फिल फॉर्म पे वहां पे जाके क्लिक करेंगे। फिर कह रहा है कि आवेदन पत्र स्टेज 1 व्यक्तिगत विवरण, इसमें आपको क्या होगा कि व्यक्तिगत विवरण मतलब कह रहा है कि आवेदन पत्र भरने से पहले चरण में मतलब पहले चरण में आवेदक को जो व्यक्तिगत भरना होगा, इस चरण के अधिकांश विवरण पंजीकरण चरण 1 के दौरान आवेदक द्वारा दी गई सूचना से भरे जा चुके हैं। मतलब कि जो आपने जो यहाँ पर पूरा विवरण भरना है, वो सारे विवरण आपको क्लास 10 से जो आपने भरा था वो सब यहाँ पर उठा लेगा, पूरी चीजों को लेके आगे बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि आवेदन जो पत्र है स्टेज 2, इसमें क्या करना है, पता भरना है। जो भी एड्रेस है आपका, रेसिडेंशियल एड्रेस इंक्लूडिंग एड्रेस या सिटी जो भी है, इसमें हर एक बातों को इसमें भरना है। ठीक है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेज 3 है, आपको अपना क्वालिफिकेशन भरना है कि क्वालिफिकेशन क्या है, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको इसमें भरना है कि आप किस जो है कि संस्था से, आप किस शहर से प्राथमिकता है, आपके केंद्र शहर जो प्राथमिक जो केंद्र शहर कौन है, और कहाँ से आपने शैक्षणिक जो आपका जो पढ़ाई कहाँ से किया है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक ना, पूरा पूरा जो आपको दिया जाएगा, क्लास 10th कहाँ से पास आउट किए हैं, क्लास 12th कहाँ से पास आउट किए हैं, ये सब चीजें पूरा आपको देना होगा। स्टेज 4 में फोटो सिग्नेचर और वेरिफिकेशन सीट, मतलब ये चीजें इसमें स्टेज आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका स्टेज 4 होगा, मतलब कि चौथे चरण में जो आप भरेंगे, वहां पे आपको फोटो अपना डालना होगा, सिग्नेचर डालना होगा और वेरिफिकेशन सीट डालनी होगी। तो देखो यहाँ पर जो आपको भरना है, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश जो कि आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या है कि अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो लेने की तिथि, जो आप जहां से फोटो खिंचवाएंगे आपका उसमें फोटो पे नाम होना चाहिए, और नाम के साथ साथ जिस दिन वो फोटो खिंचा गया है उसकी तिथि होनी चाहिए। जैसे मान लो ये फोटो है तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि नेम ऑफ कैंडिडेट लिखेंगे, आपका यहाँ पे मान लो फोटो हो गया, मान लो यहाँ पे चंपा है तो चंपा का फोटो लिख देंगे, चंपा का फोटो लगेगा, और चंपा का जो है नाम लिखा जाएगा मिस चंपा, और डेट ऑफ बर्थ इसका जो है सॉरी डेट ऑफ फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ का डेट लिख दिया जाएगा। तो दो चीजें इसमें इस फोटोग्राफ पे होनी चाहिए, एक तो इसका नाम, जो भी बच्चा है उसका नाम, और उसका डेट, किस दिन वो फोटो क्लिक किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। अच्छा, इसकी जो फोटो की साइज होगी 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सिग्नेचर जो होगा, देखो लिखा गया है कि हस्ताक्षर काले बॉल पॉइंटेड पेन से सीधे लिखावट में होनी चाहिए। जैसे ऐसे मान लो मेरा नाम अगर मुझे भरना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल भरा जाएगा, सिंपल एकदम सीधी लाइन में। ठीक ना, जिसको भी भरना है वो सिंपल सीधी लाइन में भरेगा। ठीक है, मेरे नाम के आगे बाबू लग चुका है, आप अपने नाम के आगे लगाइए। ठीक है ना, तो ये प्रीफिक्स है, आपको यहाँ से मिलनी नहीं है, बस आपको एक जो है कि आप मेडिकल स्टाफ हो जाएंगे, लेकिन आपको ये प्रीफिक्स अब यहाँ से नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है बेटा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर जो होगा, सिग्नेचर जो है लिखा गया है, सिग्नेचर का प्रारूप जो है जेपीजी में होना चाहिए। और देखो सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर्स, मतलब लिखा गया कैपिटल लेटर में किया गया, हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया गया होगा। मतलब कि आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि कैपिटल लेटर में आप ऐसे लिखो ANA, ऐसे लिखना होगा ना, आपको सिग्नेचर जैसे भरते हो वैसे भर दो। ठीक है, मान लो हमको सिग्नेचर करना हो तो वैसे करके अपना सिग्नेचर मार देंगे। ठीक है, सीधी लाइन में करना, जो भी करना सीधी लाइन में करना। ठीक है, तो सिग्नेचर को ध्यान रखते हुए चलो। फिर कह रहा है कि सत्यापन सीट अपलोड करने के लिए एड्रेस जो आपने जो है कि जो भी गाइडलाइन है इसके थ्रू आपको सबमिट करना। कह रहा है सत्यापन सीट का प्रारूप यूपी जीटी 2024 एप्लीकेंट डैशबोर्ड से यह चरण 4 की शुरुआत में डाउनलोड किया जा सकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पूर्व ही सत्यापन सीट पूर्ण रूप से भरी हो। ठीक है, तो सत्यापन सीट आपको पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिए, आप यहाँ पे देखिएगा। फिर कह रहा है कि यदि किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर फोटोग्राफ जाली है, तो इस मामले में आपको पकड़ लिया जाएगा। तो सत्यापन यही होता है, मतलब पूरी तरीके से आपका वेरिफिकेशन हो जाए, और ये वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो फिर आगे ये बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है कि स्टेज 5 में क्या करेंगे, बैंक डिटेल डालेंगे। बैंक डिटेल पूरा डालने के बाद आपका जो है कि ये सब अपलोड होने के बाद आपका लास्ट जो है लाइव फोटो अपलोड होगा, और उसके बाद बैंक डिटेल्स डाल के आप यहाँ से पेमेंट अपना क्लियर कर देंगे। ठीक है, लिखा भी है शुल्क भुगतान हो जाएगा। जो स्टेज चरण 3 है उसका जो डिवाइड जो किया गया उसके पार्ट में आपका जो है यूपीआई कोड या जो भी है जिसके द्वारा आपका पैसा कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका सक्सेसफुली क्या हो गया कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो मेजर जानकारी थी ये। अच्छा, इसमें रिफंड का कोई प्रदान किए गया खतरा मतलब खाता विवरण का
उपयोग करके रिफंड किया जाएगा। तो कह रहा है भुगतान की विफलता की स्थिति में अगर मान लो भुगतान सही से नहीं हो पाया तो रिफंड आपके उसी खाते में हो जाएगा। इसीलिए खाता का विवरण ये ले लिए हैं, पहले से उसे आ रहा है ये, ठीक ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखते हुए जानी है, ठीक है। इसमें और कई बात तो जो ये है अंतिम फॉर्म सबमिशन, आप अंतिम फॉर्म सबमिशन को लास्ट की सब कुछ रीचेक करके आप उसको अंतिम में उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखते हुए जाना है। फिर कह रहा है कि एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जो है कि आपका जो आएगा वो आपको प्रवेश पत्र यहाँ से अपलोड कर मतलब डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जो भी आपको उसमें दी गई होगी, जैसे मान लो कह रहा है कि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट लेना चाहिए, मतलब आप रंगीन प्रिंट आउट निकालेंगे। जो एडमिट कार्ड चाहिए होगा वो इनको रंगीन में चाहिए होगा। फिर कह रहा है कि किसी भी स्थिति में यूपी जीईटी 2024 के लिए डुप्लीकेट प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर जानकारी मतलब जारी नहीं किया जाएगा, मतलब आपको वहां पर परीक्षा केंद्र पर नहीं दिया जाएगा। जो भी लेके जाना है घर से लेके जाना है, निकाल के लेके जाना है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अच्छा, यहाँ पहला दूसरा पॉइंट बोला गया कि अभ्यर्थी को उसके प्रवेश पत्र के उल्लेखित तिथि पर समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा, मतलब कि जो टाइम आपको बोला जाए उस टाइम पर, और जो भी आपका जो केंद्र है उस केंद्र पर जाके आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर कह रहा है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। जो प्रवेश पत्र से है उस मतलब कह रहा है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। उसे किसी भी विशिष्ट को किसी भी प्रविष्टि को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि आप उसमें कुछ नाम हम चेंज करके मत ले जाना, कुछ बोझना गाजना मत, एकदम प्लेन लेके जाना, ठीक है। फिर कह रहा है कि अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखेंगे। नहीं, सुरक्षित रखने का मतलब क्या है, काउंसलिंग कराने की। ये नहीं कि अपने बच्चों को दिखाने के लिए बच्चे देखो हमने एग्जाम दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि प्रवेश पत्र निर्गत होने के का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी का पात्रता स्वीकार कर लिया गया है। पात्रता की जांच प्रवेश प्रक्रिया के बाद के चरणों में की जाएगी। मतलब जो प्रवेश परीक्षा जो है आपका प्रवेश पत्र निर्गत होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपकी जो है कि पात्रता स्वीकार कर ली गई है, ठीक है। तो वहां पर उसके जांच की प्रक्रिया के बाद आपको फॉरवर्ड की जाएगी, ठीक है ना, उन चरणों में आपको की जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है सत्यापन हेतु परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र के साथ उनकी फोटो वीडियोग्राफी की जाएगी। मतलब आप अपना एक फोटो लेके जाइएगा और वहां पर वीडियोग्राफी मतलब होगा कि आप जो है क्लास में बैठे हैं कि नहीं, आप एग्जाम दिए हैं कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियोग्राफी क्लास में मैंडेटरी है, वो होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र का डिजिटल प्रारूप स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। डिजिटल रूप से आप मोबाइल में लेके जाएगा कि ये है मेरा, ऐसे आपका कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के अन्य निर्देश प्रवेश पत्र पर मुद्रित किए जाएंगे और इनका पालन किया जाना अनिवार्य, ठीक है। तो जो भी उनका गाइडलाइन होगा उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि डेट जो होगा, जो है तिथि 28/7/2024 ये एग्जामिनेशन डेट होगा। अच्छा, आपको जो टाइम मिलेगा 120 मिनट मिलेगा, मतलब कि टोटल 2 घंटे, 11 12 1, ठीक है, 2 घंटे का मिलेगा। समय जो होगा 11 बजे आप मतलब ये देखो 165 हिंदी में लिखा, ठीक है। परीक्षा केंद्र जैसा प्रवेश पत्र पे वर्णित है, मतलब जैसे परीक्षा पत्र पर लिखा गया है वैसे ही आपको जो है केंद्र मिलेगा, आप वहीं जाके दीजिएगा। फिर कह रहा है कि परीक्षा का प्रारूप द्विभाषीय होगा, मतलब आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। मतलब कि आप जो है फॉर्म भरते वक्त आप इसको चूज कर लीजिएगा कि आपको इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए। हिंदी डालोगे तो इंग्लिश आएगा, और इंग्लिश डालोगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आएगा। तो आप हिंदी डालिएगा क्योंकि आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की बात आ रही है कि कैसे क्वेश्चंस की संख्या क्या होगी, कैसे कैसे होंगे। अच्छा, एवरी सिंगल करेक्शन रिस्पॉन्ड विल गेट 0.1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। खास बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 1 नंबर मिलना है तो तय है कि आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आपने सही किया है तो। फिर बात की जाए कि इसमें क्या होगा, साइंस होगा, मतलब इसमें कैसे खंडित किया जाएगा, सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा, तो विज्ञान होगा, साइंस, और साइंस जो होगा लेवल 10th रख रहे हैं, देखिए ध्यान के, ये 12th का लेवल भी नहीं रख रहा है, ये 10th का लेवल रख रहा है, ठीक है ना, लेवल कैसा होगा 10th का। और एमसीक्यू की संख्या कितनी होगी, 60, और इंग्लिश में 12th की होगी, मतलब साइंस में ये रखेंगे 10th का, और इंग्लिश रखेंगे 12th का, और इसमें कितना रखेंगे 20 क्वेश्चन। और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान ये 12th का रखेंगे। सामान्य ज्ञान में मतलब कि इसमें कुछ भाषा भाषा में अगर बात की जाए कि यहाँ पर कुछ साइंस को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक ना, और जो है कि विशेष जो और ज्ञान है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, और 12th की बातें होंगी, और लेवल 12th का होगा, और ये 20 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर 60 20 80 और 80 20 100, कुल टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 100। तो आपको ये देख के जाना है कि क्लास 10th का विज्ञान आपने पढ़ा है कि नहीं, ठीक है, तो विज्ञान वो ध्यान रख के जाना है। और इंग्लिश क्लास 12th की जो है कि बेसिक, मतलब आपको चीजें बेसिक बेसिक ही पूछी जाती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहती है।
और जनरल नॉलेज जो है सामान्य ज्ञान वो क्लास 12th लेवल की होगी, मतलब कि 12th पे जहां जहां चीजें से उनको लग सकता है पूछा जा सकता है वहां से वो रखेंगे। ठीक है। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितनी होनी चाहिए? कह रहा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू जीएनएम नर्सिंग इज अंडर। तो कह रहा है कि अगर आप बात करें कि सामान्यता इनके पास 50%, मतलब कि जनरल में अगर ये देखा जाए जनरल में 50% होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी है तो 45%, मतलब इनके नंबर के अकॉर्डिंग 45% अगर आप ला रहे हैं तो आपका जो है काउंसलिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। और SC ST OBC, तो ओबीसी को देखो, जब पैसा लेना हो तो ओबीसी को ऊपर रख दिया जाता है, और जब बात किया तो कि तुम्हारा काउंसलिंग है तो उसको नीचे कर दिया। ये कौन सी बदतमीजी है? मतलब ठीक है चलो। यहाँ पर SC ST और ओबीसी 40%, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जनरल जनरल के लिए यहाँ पर जनरल जो है 50%, और जनरल का पीडब्ल्यूडी है तो 45%। तो 45% आपको मतलब इसमें स्कोर करना होगा। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा? 9 बजे। आपका 11 बजे एग्जाम है अगर, तो 9 बजे आप वहां पे पहुंच जाए, मतलब वहां पे जो है कि बहुत सारी चीजें देख लें कैसे क्या होगा। पूरी विवरण दे दिया है, जो एडमिट कार्ड आए ये एडमिट कार्ड के बाद ये विवरण दी जाती है, उस समय ये विवरण दी जाती है। ये सब यही दे दिया है ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना हो, पूरा देख के अच्छे से समझ कर जाए। ठीक है। फिर कह रहा है क्या है, परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थी की अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कैप्चरिंग की जाएगी। मतलब बायोमेट्रिक का मतलब कि जो है उंगली अंगूठा जो भी है इसमें लगवाने का वो लगवाएंगे, या भी जो भी है, जैसे मान लो फोटोग्राफ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो वहां पर करेंगे ये। ठीक ना। बायोमेट्रिक में असफल होते हैं तो परीक्षा केंद्र पर में प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब बायोमेट्रिक में आपकी जांच में आपका चेहरा नहीं मैच कर रहा है तब भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। जो भी उनको तनिक भी अगर लगे कि कंफ्यूजन की आप नहीं है, आप नहीं है, तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि किसी भी अभ्यर्थी को 10-15 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात है कि आपका एग्जाम 11 बजे होना है, लेकिन 10-15 के बाद आपको एंट्री नहीं देगा। तो कुल मिला जाके 9 बजे आप पहुंच जाना। ठीक है। फिर कह रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपका ये बोर्ड नहीं है कि आप जैसे मतलब उठ के इधर उधर हिल मुल लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहां पर एग्जाम जब कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आपको वहां से निकलने की कोई अनुमति नहीं देगा। तो ध्यान रखें, पूरे इज्जत सम्मान से बैठिएगा और पेपर दीजिएगा। ठीक है। अब देखो, जो है प्रतिबंधित वस्तुएं क्या है, जैसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व सभी परीक्षार्थी को सघन और व्यापक तलाशी ली जाएगी। मतलब पूरे तरीके से अच्छे से तलाशी ली जाएगी। और परीक्षार्थी को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र के भीतर निम्नलिखित सामग्री को ले जाना अनुमति नहीं है। जैसे कि मान लो कि आपको पेन तो वो देंगे, पहले तो पेन भी वो देंगे, तो पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कुछ भी दे रहा है, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स जो भी है, इरेजर, कुछ भी, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, ये कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल या कोई भी चीज आपको ले आने की वहां पे इन सब चीजों से आपको वंचित किया जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है ईयरफोन नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड का मतलब जो आ रहा है, घड़ी वाला जो आ रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वॉच, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। कोई भी उपचार, अच्छा आपके पास घड़ी है, जो घड़ी डिजिटल वाली घड़ी है वो भी आपके लिए वहां पर हटवा दी जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। कोई भी संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये सब आपको नहीं ले आना है। अन्य वस्तु जैसे पर्स, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, टोपी इत्यादि ये भी नहीं ले आने देंगे। चश्मा में जैसे ये चश्मा है, अगर ये मेटालिक है, इसमें मेटालिक है, तो ये भी आपको चेक की जाएंगे वहां पर कि आप इसमें कुछ जो है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना। इन सब चीजों को चेक करने के बाद आपको अनुमति दी जाएगी। किसी भी प्रकार की घड़ी, कंगन, कैमरा इत्यादि को भी आपको ले जाना, मतलब कि पहन के जाना वहां पे अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार का कोई आभूषण धातु की वस्तु नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कहा ना इसमें धातु में है, तो धातु की चेक की जाएगी कि क्या ये सही है या गलत है। तो ध्यान रख के इन सब चीजों को उसके बाद जाएंगे। अच्छा, किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ, पानी या बोतल की भी ले जाने की वहां पर वो अनुमति नहीं है, आप ये सब चीजें मत ले जाए। फिर कह रहा है कोई अन्य वस्तु जिसका प्रयोग संचार उपकरण छुपा कर निश्चित न किए जा सकते हैं उनका, जैसे माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ, अगर आप पकड़े जा रहे हैं तो पूरे रूप से समझिए दंडित किया जाएगा और पूरा न्यूज में आपको उठा कर रख दिया जाएगा। इसलिए आप इन सब चीजों का जो है कि लेके जाने का सोचेगा भी मत। अनफेयर एग्जाम, जैसे कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कि जो भी चीजें हैं, अनफेयर मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसको पूरे तरीके से आप समझा चुका है हमने, एक एक चीज को समझते रहेंगे। ठीक ना। उत्तर पुस्तिका को जो है फाड़े फूटेंगे नहीं, आराम से जो है एकदम संभाल कर रखेंगे, हर एक चीज को पूरे अच्छे तरीके से सबमिट किया जाएगा। ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ के जानी है। कोई भी मिस बिहेविंग नहीं करनी है, कोई भी तरीके से वहां पर उल्ट पुटान हरकतें नहीं करनी है। आराम से अपना जो है एग्जाम देना है, और एग्जाम देने के बाद आपको वहां से चुपचाप निकल जाना है। ये सारी बातें इसमें लिखी हैं।
सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर आप कहीं भी अनफेयर में पकड़े जा रहे हैं तो अनफेयर में आपको पूरा पनिशमेंट किया जाएगा, पूरे पूरे तरीके से आपको दंड दी जाएगी, ठीक है ना। तो वो हर एक चीजें इसमें लिखी गई हैं, आप इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, परीक्षा परिणाम रद्द होना मतलब कि अगर आप गलती हो गए तो कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट, आपका जो है परिणाम पूरा तरीके से काट कर दिया जाएगा, रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। परिणाम तिथि जो है, परिणाम तिथि आपके एग्जाम होने के बाद वेबसाइट पे आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप जो है कि अपना परिणाम देख लेंगे और परिणाम देखने के बाद अपना परसेंटाइल चेक कर लेंगे कितना परसेंटाइल है, और उस पर लिख के आ जाएगा कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है कि नहीं, मतलब कि आप एलिजिबल है कि नहीं काउंसलिंग काउंसलिंग के लिए। तो उस तरीके से आप अपना जो है कि आकलन करके आप अगला काउंसलिंग प्रक्रिया में जा सकते हैं, ठीक ना। ये सब चीजें आपको देखनी है। मतलब यहाँ पर बोल रखा है कि समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में रैंक का निर्धारण जो है वो आप पहले से जानते हैं, रैंक का निर्धारण कैसे होता है। एज भी इसमें एक फैक्टर फैक्टर आती है। फिर कह रहा है कि जो इसमें अभ्यर्थी जिसने प्रवेश परीक्षा में विज्ञान में ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, तो मेजरली इनका जो है वो साइंस है, तो साइंस में अगर ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे तो आपका जो है कि रैंक अपर बनेगा। तो ये सब चीजों को ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको देख के जानी है। फिर कह रहा है काउंसलिंग प्रक्रिया, जो कि हम आपको समझा चुके हैं। काउंसलिंग का विवरण प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट है उस पर उपलब्ध हो जाएंगे, वहां से आप हो जाएंगे, वहां पर आप जाके क्लियर कर लेंगे। फिर एडमिशन जो होगा, द सिलेक्शन ऑफ, मतलब कह रहा है कि कॉलेज का चयन और आवंटन, मतलब जितने भी कॉलेज है कॉलेज का आपको लिस्ट मिल जाएगा, उस कॉलेज का चयन करिए और देखिए कि उसमें मेरिट सूची में आपका वहां पर हो पा रहा है कि नहीं, उसके आधार पर मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। और वहां से आपको काउंसलिंग करके आपको कॉलेज मिल जाएगा। और ये इस प्रकार का जो है यूपी गेट का पूरा विवरण रहा। और यूपी गेट 2024 के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी इस फॉर्म को डाल रहे हैं, वो एक बार यहाँ पर इस जो है वीडियो सेशन को लाइक और कमेंट करके बोलिएगा कि यस सर, हम इस फॉर्म को डाल रहे हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी आप सभी तक हम तुरंत का तुरंत पहुंचाएंगे और हर एक चीजों को लेकर चला जाएगा, ताकि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट फोड़ के आ पाए। सो थैंक यू, होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।